दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों आज डेट है 16 ऑफ दिसंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन-कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जो पहले के न्यूज़ रह गए मैंने बहुत सारे आज ऐड किए हैं और कल तक में हम सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है माइट भी थोड़ा सा आज वीडियो लंबा हो, कल का थोड़ा वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, है ना। तो हम सारा वीडियो एक-एक करके जितना भी रह गया है हमारा करंट अफेयर में पिछले दो दिन का जो डिस्कशन नहीं हुआ था उसको भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखो रिवीजन के लिए मैंने कुछ चीज़ें फैक्ट्स ऐड किए हैं। जनरली ये हमें पता नहीं होता और वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना? तो हम कई बार कन्फ्यूज़ कर जाते हैं या फिर पता भी नहीं होता है। तो ये बेसिकली सिख धर्म से रिलेटेड है। तो सिख धर्म में देखेंगे तो आप टोटल 10 गुरु हैं, है ना? मैंने ये पहले बहुत बार रिवीजन कराया है बच्चों का। टोटल आप देखेंगे तो सिख धर्म में कितने गुरु हैं टोटल? 10 गुरु हैं, ठीक है? अब इन 10 गुरुओं में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है ना, उनको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा-सा आपको जानने की ज़रूरत भी रहती है और इम्पोर्टेंट भी रहता है। तो सिख धर्म की बात करें, देखो सिख धर्म बहुत पुराना नहीं है। ये 1469 से बेसिकली स्टार्ट क्या हुआ, जो इनके पहले गुरु थे उनका जन्म हुआ था, ठीक है? तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ 1500 जब 1500 सदी चल रही थी ना, उसके पहले थोड़ा-सा स्टार्ट होता है, ठीक है? गुरु नानक देव जी पहले इनके सिख धर्म के गुरु थे, याद रखिएगा। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी और लंगर प्रथा भी इन्होंने चालू किया था। तो ये थोड़ा-सा इनके कार्य वगैरह याद रखिएगा जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। उसके बाद गुरु अंगद देव आए थे, गुरु अमरदास आए थे, गुरु रामदास आए थे। ये इतने ज़्यादा पूछे नहीं जा सकते हैं बट इन्होंने कुछ ग्रंथियाँ लिखी थी, ठीक है? उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आ जाते हैं उसके बाद आते हैं गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है? इनका जन्म 15 अप्रैल 1563 को हुआ था। इन्होंने हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर जिसको हम आज के टाइम पे बोलते हैं उसकी स्थापना की थी, है ना? ठीक है, तो ये याद रखिएगा स्वर्ण मंदिर की स्थापना कैसे की थी, तो इन्होंने की थी गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। इन्होंने इसकी नींव रखी थी, याद रखिएगा। प्लस इन गुरुओं के द्वारा जो लिपियां लिखी गई है ना, इसके पहले जो गुरु अंगद देव, अमरदास, रामदास के द्वारा, जो उनके द्वारा जो गुरु नानक देव के द्वारा जितनी लिपियां लिखी गई उसका संकलन कर दिया उन्होंने, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करके इन्होंने किताब के रूप में बना दिया। तो ये याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव का जो कार्य था इसमें सिख धर्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको गुरु नानक देव जी, क्योंकि उन्होंने स्टेब्लिश किया था। उसके बाद सेकंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 5वें नंबर के गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है, याद रखिएगा। गुरु हरगोविंद सिंह, याद रखिएगा, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। तो ये याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो आते हैं, देखो गुरु हर राय थे, गुरु हर कृष्ण थे। बट उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आपके होते हैं गुरु, ये होते हैं 9वें और 10वें नंबर पे गुरु तेज बहादुर सिंह, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली औरंगजेब का इन्होंने औरंगजेब ने इनका क्या किया था, सर कटवा दिया था। तो ये याद रखिए, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 10वें गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह, है ना। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और अंतिम गुरु थे। इन्होंने बोल दिया था कि मेरे बाद कोई और गुरु नहीं रहेगा। तो ये अंतिम गुरु थे। तो ये याद रखिए एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। तो ये मैंने रिवीजन के लिए ऐड कर दिया। अभी देखो सत्र चल रहा है आपका पार्लियामेंट का, ठीक है। तो बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि सत्र कैसे चलते हैं और बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है ना। ठीक है। तो देखो संसद का जो सत्र चलता है वो 3 सत्र चलते हैं। कौन कौन सा? एक तो बजट सेशन चलता है जो जनरली आप देखेंगे कब आता है, मार्च में, फरवरी मार्च में चलता है ना। उसको बजट सेशन बोलते हैं। दूसरा आता है मानसून सेशन। मानसून सेशन जनरली कब चलता है आपका, मतलब जून जुलाई के आसपास चलता है, जुलाई के आसपास चलता है, ठीक है। फिर तीसरा आता है शीतकालीन सत्र, जिसमें नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में चालू होता है, ठीक है। तो 3 सत्र होते हैं। अब देखो हमारा जो पार्लियामेंट होता है पूरे साल में 3 बार मिलते हैं ये लोग, ठीक है। 3 बार मतलब कुछ महीनों के लिए चलता है, 1 महीने 1.5 महीने तक चलता है। तो पहला बजट सेशन बोलते हैं जिसमें बजट उजट आता है आपका मार्च में, मार्च अप्रैल तक चलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो ये जुलाई अगस्त में चलता है मानसून सेशन, और तीसरा आता है शीतकालीन। इन देखो एक एक कहावत और कही जाती है क्या, जो 2 सेशन होते हैं, मतलब जो जो सत्र होते हैं, 2 अधिवेशन होता है, उसके बीच में मैक्सिमम गैप 6 मंथ का हो सकता है। 6 मंथ, एक दिन का गैप नहीं हो सकता। ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि मान लो बजट का अधिवेशन हुआ 1 जनवरी को, ठीक है। मान लेते हैं कि बजट का अधिवेशन हुआ 1 जनवरी को, उसी दिन का उसका पूरा सब कुछ समाप्त कर दिया गया, मान लेते हैं सब कुछ यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। तो जब मानसून सेशन होगा ना, इस मानसून सेशन को आपको एक कब आएगा, जुलाई, है ना, 1 जुलाई। तो ये 7वां महीना हो जाएगा, जनवरी पहला महीना था। तो 1 जुलाई से पहले सेशन आपका होना पड़ेगा, मतलब ये 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 जुलाई से पहले इनको मिलना पड़ेगा, मतलब मानसून सेशन 1 जुलाई से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आप 25 मई को स्टार्ट कर दो, चाहे 28 मई को स्टार्ट कर दो, चाहे 20 मई को स्टार्ट कर दो, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये सारे सेशन में कि शीतकालीन सत्र हुआ मान लो 1 दिसंबर को या 31 दिसंबर को, ठीक है, समाप्त हुआ। तो इसके बाद इसका मतलब होगा कि आपको बजट कब तक लाना पड़ेगा, बजट सेशन तब तक मतलब लाना पड़ेगा, कब तक, ये आपका जून तक, ठीक है।
तो आपको जून 31 के पहले पहले आपका जून 30 के पहले आपको लाना पड़ेगा बजट सेशन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 30 जून के पहले आपको बेसिकली बजट सेशन पेश करना पड़ेगा, है ना, बजट का अधिवेशन चालू करना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, कोई भी दो सेशन के, चाहे इसके बीच में हो, चाहे इसके बीच में हो, आपका 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 123 जो राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है, अध्यादेश जिसको बोलते हैं, तो अध्यादेश का काल अवधि कितना हो सकता है, अगर उस पर कोई गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, तो ये कहा जाता है 6 महीने प्लस 6 वीक होता है। ये 6 वीक क्यों होता है, थोड़ा सा अलग जा रहा है टॉपिक से, बट कोई नहीं, आपको समझने के लिए अच्छा है। देखो, अब ये 6 मंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम इनका गैप कितना हो सकता है, 6 महीने हो सकता है ना। इसलिए कहा जाता है कि 6 महीने तक कोई भी जो अध्यादेश आता है, अध्यादेश क्या होता है ये समझ लो। अध्यादेश वो कानून होता है जैसे संसद का सत्र नहीं चल रहा है, मान लेते हैं ये अक्टूबर का महीना चल रहा होता, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल केस में, अक्टूबर के महीने में संसद नहीं चल रहा है, कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, हमारा संसद बनाता है। अब संसद चल ही नहीं रहा तो कानून कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। तो राष्ट्रपति को एक पावर दिया गया है आर्टिकल 123 में, कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको मतलब रूल को लागू कर देगा, लेकिन जब भी पार्लियामेंट आएगी तो उसको पास करके उसको कानून के रूप में बनाना पड़ेगा। तो आप मान लो अक्टूबर में इन्होंने कर दिया, तो उससे मैक्सिमम वो 6 महीने तक जीवित रह पाएगा। क्यों 6 महीने तक इसलिए जीवित रह पाएगा कि मैक्सिमम जो गैप दिया गया है दो सदनों के बीच का, वो 6 महीने तक रहता है। ठीक है। अब जैसे ही सेशन चालू होगा, कोई भी सेशन, इन तीनों में से कोई भी ये कोई भी, या तो बजट सेशन या मानसून सेशन या शीतकालीन, तो उसको 6 वीक के अंदर, 6 वीक का मतलब हो गया 45 दिन मान लो आप, है ना, मतलब 4 वीक में एक महीना होता है, तो ऑलमोस्ट आप लगभग 45 दिन मान लो। तो 45 दिन के अंदर इनको पास कराना रहता है, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। वो लैप्स का मतलब है समाप्त, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ये होता है बेसिकली। ठीक है। चलो, तो ये करंट अफेयर से थोड़ा को रिलेट था, तो इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मैंने कुछ आज ना कमिटियां ऐड की हैं, तो कमिटियां आपसे कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि अभी गोधरा ट्रेन एक्सीडेंट को बेसिकली लेके एक मूवी भी आई थी, है ना। तो आपसे ये पूछा जाता है कि नानावती मेहता आयोग किस लिए आया था, 2002 में आया था, याद रखिए, गोधरा जो जलती हुई ट्रेन की घटना हुई थी उसके लिए, गुजरात में दंगे हुए थे, तो उसकी जांच के लिए बेसिकली आयोग गठित किया गया था। तो याद रखिए, नानावती मेहता आयोग आया था 2002 में। उसके अलावा बलवंत राय मेहता, देखो इनमें 3 वर्ड है, बलवंत राय मेहता समिति, है ना। कौन सी समिति है, बलवंत राय मेहता। तो ये आया था कि ये इसलिए आया था दोस्तों, कि जो ग्रामीण स्तर पे लोग हैं ना, जिसको स्वशासन की बात करते हैं, पंचायती राज की बात करते हैं, तो इन्होंने कहा था कि 3 स्तरीय होनी चाहिए, जैसे ग्राम लेवल पे ग्राम प्रधान होता है, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक अधिकारी होता है, जिला लेवल पे, ठीक है, जिला पंचायत अधिकारी होते हैं, जिला पंचायत होते हैं। इन्होंने 3 स्तरीय शासन की बात की थी, सबसे छोटी इकाई हो जाएगी ग्राम प्रधान, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद जिला लेवल पे। इन्होंने कहा था ऐसे हमको शासन करने की जरूरत है, तो इन्होंने तीनों स्तरों को बेसिकली रिकमेंड किया था। तो इनके नाम में ये क्या, बलवंत राय मेहता, 3 नाम है इनके, इन्होंने तीनों को रिकमेंड किया था, याद रखिएगा। उसके बाद अशोक मेहता आते, तो अशोक में देखो, अशोक मेहता में कितने नाम है, 2 ही हैं। इन्होंने कहा था 3 स्तर नहीं रखते, 2 ही स्तर रखते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था देखो, गांव पे रखते हैं, उसके बाद ब्लॉक पे रखते हैं, फिर जिला पे रखते हैं। बट इन्होंने क्या कर दिया कि नहीं, हम क्या करते हैं, गांव रख लेते हैं और जिला रख लेते हैं या ब्लॉक रख लेते हैं, ऐसे बोल दिए थे उन्होंने। तो 3 स्तरीय को सिफारिश नहीं देके उन्होंने क्या कहा था, 2 स्तरीय कर देते हैं, जिसके लिए कहा था। मंडल आयोग किस लिए याद है, याद रखिए, ओबीसी के आरक्षण के लिए आया था, जिन्होंने 27% की कही थी बात। ठीक है। ये मैंने 3 4 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एम एन बोहरा, याद रखिएगा, राजनीतिक अपराध के लिए आया था 1977 में। ठीक है। बाकी ये सब कमेटी एक बार देख सकते हैं आप, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखो, अभी सबसे पहले बात करें तो एसएलपी की बात करता है, तो बहुत सारे लोगों ने एसएलपी सुना होगा, लेकिन एसएलपी आपको पता नहीं होगा कि एसएलपी सर होता क्या है ना। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक बार में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एसएलपी को बेसिकली बोला जाता है स्पेशल लीव पिटीशन। इसका नाम क्या है, स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिकाएं, है ना, इसको बोला जाता है। जो लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते हो, जनरली आपने जो बीटीसी और बीएड करके कोर्स होता है ना, बीटीसी और बीएड करके कोर्स होता है, जो बेसिकली यूपी में लागू, यूपी में चलता है, बहुत सारे जगह पे चलता भी है, बहुत सारे जगह पे नहीं चलता है। तो जो बीटीसी करते हैं जनरली, वो दोस्तों 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मतलब 1 to 5 तक, और 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो बीएड करते हैं, पहले क्या होता था, पहले वो 1 to 5 को पढ़ा सकता था, 5 to 8 को पढ़ा सकता था, 9 से 10th को पढ़ा सकता था, 11 12 को पढ़ा सकता था, ये मतलब सारी कक्षाओं को पढ़ा सकता था। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, राजस्थान हाई कोर्ट का, तो बेसिकली इसमें कहा गया कि नहीं, जो बीएड वाले बच्चे 1 to 5 को नहीं पढ़ा सकते और 5 to 8 को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए कोर्स अलग से है, क्या नाम है उसका, बीटीसी नाम है। अलग, हर स्टेट में अलग अलग होता है। ठीक है।
तो हुआ क्या था बिहार में कि उससे पहले बिहार ने फॉर्म भरवा दिए बच्चों के, ठीक है, जिसमें बीएड वालों ने भी 1 to 5 के लिए अप्लाई किया था और बीटीसी वालों ने भी अप्लाई किया था। तो ये आने के बाद अब बेसिकली अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कुछ बोल दिया तो आपको मानना पड़ेगा, है ना, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो। 1 to 5 के लिए ये एलिजिबल नहीं रहेंगे, बेसिकली प्राइमरी इसको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा बीटीसी वाले जो है ये 1 to 5 और 6 to 8 में तो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जो 1 to 5 वाला है स्पेशली इसमें बीएड वाले नहीं जा सकते, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए जो पढ़ाया कोर्स पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वो बीटीसी का दिया जाता है, ठीक है। तो अब एग्जाम हो गया, इसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने एग्जाम करा लिया। तो जब इनको जॉब नहीं दिया गया, बीएड वालों को जॉब से निकाल दिया गया, तो इन्होंने क्या दायर किया, एसएलपी। एसएलपी कब दायर किया जाता है, जब विशेष अनुमति याचिकाएं होती हैं। विशेष अनुमति याचिका का मतलब है कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो, महत्वपूर्ण हो, है ना। जैसे एग्जांपल और देता हूँ, एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। मान लेते हैं कि एसएससी की वैकेंसी आई, ठीक है, एसएससी की वैकेंसी आई, एसएससी की वैकेंसी आई, ठीक है, मान लेते हैं 3 पोस्ट थी, है ना। इसमें क्या था कि आपको प्रिलिमिनरी देना था, मेंस देना था और इंटरव्यू देना था, ठीक है। आपने प्री में अच्छे नंबर लाए, मेंस में अच्छे नंबर लाए, फिर इंटरव्यू तो आप मान लेते हैं 10 लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया। आपको क्या पता चला कि इसमें से 3 जो है जो इंटरव्यू करा रहे हैं उनके रिश्तेदार हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके ही रिश्तेदार हैं। और आपने देखा कि बाद में इन्हीं तीनों का क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, बाकी 7 लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो इनके रिलेटिव थे इन्हीं का सिलेक्शन हुआ। तो अब क्या करोगे आप एसएलपी दायर कर सकते हो, इसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। आप इसको अगर हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो उसके खिलाफ भी जा सकते हो, ठीक है। अब ये आप एसएलपी डाल सकते हो हाई कोर्ट में या तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में, है ना। अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने अगर गलत किया है तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई या हाई कोर्ट ने कोई अगर मान लेते हैं आपके आदेश दिया है तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताता हूँ। मैंने कहा कि एक एसएससी का एग्जाम था, जिसमें 3 पोस्ट थी, 10 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए, जिसमें से 3 क्या थे, उनके रिश्तेदार थे, 7 लोग रिश्तेदार नहीं थे। और आपने पाया कि बाद में सिलेक्शन जिनका हुआ वो तीनों रिश्तेदारों का हुआ, बाकी 7 लोग का नहीं हुआ। तो इस केस में आप कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में एसएलपी डालेंगे या तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डालेंगे, ठीक है। एक तो कंडीशन ये हो गया। तो ये क्यों डाल सकते थे आप, क्यों, क्योंकि आपने पाया कि जो इंटरव्यू लिया उसके सब रिश्तेदार ही थे, तो आपने उन्हीं का सिलेक्शन किया, लेकिन जबकि मेरिटोरियस हो सकता है बच्चे ये रहे होंगे, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके साथ क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है। ये उसको कहेगा कि जी मुझे भी न्याय पाने का अधिकार है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक केस और लेते हैं, मान लेते हैं हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, है ना, जिससे कि हो सकता है कि आपके जान पे आन बान आ जाए, कुछ भी हो सकता है, हाई कोर्ट से गलती हो गई हो या हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो लोगों अधिकतर जनता के खिलाफ हो जाए, तो आप इसमें भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, एसएलपी यहाँ भी दायर कर सकते हो हाई कोर्ट के खिलाफ। आप देखो हाई कोर्ट के ऊपर है कि वो एसएलपी एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो एसएलपी एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, ठीक है। अब एसएलपी आया कहाँ से, देखो एसएलपी जो है 1935 का एक्ट था, जब अंग्रेज थे हमारे देश में। 1947 में हम लोग आजाद हुए, लेकिन उससे पहले जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने भी एक बात कही क्या, कि यार देखो हम लोगों ने कानून तो बना रखा है, हम लोग सारी चीजें करते भी हैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कानून या कोई जरूरत किसी लोग को ऐसी भी हो जो बहुत अर्जेंट हो, है ना। किसी को जरूरत ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अर्जेंटली हो, क्योंकि आज के टाइम पे कानून व्यवस्था में क्या है कि आप आज न्याय लेने जाएंगे, जब तक न्याय मिलता है तब तक बहुत देर हो जाती है ना, बहुत समय लग जाता है न्याय मिलने में। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल बाद जाकर निर्णय होते हैं। उसमें भी पहले अगर लोअर कोर्ट में चल रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चलता है, हाई कोर्ट में चल रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चलता है, तो आपको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ जाती हैं, है ना। तो देखो उन्होंने कहा कि 1935 में कि हम एक काम करते हैं कि स्पेशल अपील का भी एक ऑप्शन रखते हैं, कि आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो, अगर कुछ अर्जेंट, बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो आप उसके लिए अपील कर सकते हो। तो इसी को नाम आगे चल के हमने क्या दे दिया, एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन। अब इसके बारे में चर्चा कहाँ की गई है, तो देखो आर्टिकल 136 है, उसमें थोड़ा सा आपको इसका आप बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 136 में इसकी चर्चा की गई है ना, तो याद रखेंगे। अब देखो एसएलपी आपको समझ में आ गया कि आपके साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है या फिर बहुत सोसाइटी में या एक बड़े भाग के लिए गलत हो रहा है, तो आप उसके लिए एसएलपी दायर कर सकते हो, ठीक है, जो जनता के हित में हो या लोगों के हित में हो या आपके भी हित में हो सकता है, बट जनरली जनता के हित में या बहुत ज्यादा लोग के हित में रहता है तब इसको दायर किया जाता है, ठीक है। तो अब एसएलपी तो आपने समझ लिया, अब एसएलपी दायर करने की क्राइटेरिया क्या होती है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ से एग्जाम्पल से पहले समझेंगे उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको। पहला केस लेते हैं कि हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, ठीक है। आपको लगा कि यार इससे ना बहुत मतलब 2 करोड़ जनता को नुकसान हो जाएगा, 2 CR जनता को नुकसान हो जाएगा, 2 करोड़ जनता को, और शायद फायदा हो सकता है 1 लाख लोग को मिले बस, बाकी 2 करोड़ जनता का नुकसान हो जाएगा। तो आप जाओगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, ठीक।
अब देखो आपने अगर मूवी वगैरह देखी होगी, अगर मूवी वगैरह देखा हो तो उसमें अगर कभी भी कोर्ट में केस चलता है तो जज जब निर्णय देता है तो उसके बाद लास्ट में क्या कहता है कि आप चाहे तो हाई, अगर लोअर कोर्ट है तो कहता है आप चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट है तो कहता है कि आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील कर सकते हैं। तो उसके लिए लोग एक पत्र देते हैं, लेटर देते हैं कि आप चाहे तो वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि सर हमारे साथ निर्णय सही नहीं हुआ है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो होता क्या है कि मान लेते हैं आपने एसएलपी दायर हाई कोर्ट ने एसएलपी, हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया। ठीक है, और हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपको इस पे हमारे कोई आपत्ति है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपने क्या किया, एसएलपी दायर किया, लेकिन आपको कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा, 90 डेज के अंदर। 90 दिनों के अंदर आप एसएलपी दायर करेंगे, मतलब आज निर्णय अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो उसके एक, आप 90 दिन मतलब 3 महीने के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में आप एसएलपी दायर कर देंगे, ये रूल है। अगर 91 दिन हो गया तो आप एसएलपी दायर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और बोला कि नहीं आप हाई कोर्ट आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हो, मतलब उसको रिव्यू नहीं करा सकते हो, उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, 60 दिन के भीतर बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 60 दिन के भीतर अगर उसने अपने प्रमाण पत्र नहीं दिया है, उपयुक्तता प्रमाण पत्र बोलते हैं उसको, अगर उसने नहीं दिया है तो आप जाके बेसिकली क्या करोगे, 60 दिन के अंदर अप्लाई करोगे। मैं इसको फिर से एक बार समझाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, पहला केस ये है कि हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और कहा कि आप हायर कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकते हो, हायर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर इस केस में क्या करेगा, जब उसने ओके कह दिया कि जा सकते हो आप, तब आपको समय मिल जाता है 90 डेज का। लेकिन अगर दूसरे केस में हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया बट उसने कहा कि मैं आपको अनुमति नहीं देता कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, उस केस में आपको 60 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो 60 दिन में, मना नहीं किया तो 90 दिन में। ठीक है, अब एसएलपी आपको बेसिक बेसिक समझ में आ गया। आप कभी भी एसएलपी की चर्चा हो, कोई भी केस की चर्चा हो तो एसएलपी आपको पता रहेगा, समझिएगा। ठीक है, याद करिए कि मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सागर की चर्चा हो रही है, तो बेसिकली क्या हुआ कि कजाकिस्तान की एक सरकारी स्वामित्व की ऊर्जा कंपनी है जिसका नाम है काजमू नए गैस, काजमू नए गैस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसने क्या किया कि कैस्पियन सागर के तटों पे ना, मतलब तेल के अवशिष्ट आ गए थे जिसको उन्होंने शुद्ध किया है, निकाल दिया है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये चर्चा में है। तो देखो कैस्पियन सागर की बात करो तो उसमें वोल्गा रिवर मिलती है आके, यूराल रिवर मिलता है और टेरेक रिवर मिलता है, 3 रिवर आके मिलती है। तो ये एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैस्पियन सागर के लिए। और कैस्पियन सागर के चारों तरफ कौन कौन से देश लगते हैं आपको ये पता होना चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया तारीख नाम से। ठीक है, तारीख के नाम से बताया है। हम अभी डिस्कस भी करेंगे, मैप के साथ दिखा के मैं आपको समझाऊंगा भी इसको। ठीक है, तो याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। अंतर्देशीय जल निकाय का मतलब ये कि लैंडलॉक है ये, है ना। अच्छा ये सी है नहीं, इसका कैस्पियन सागर हमने नाम रख दिया है, लेकिन ये लेक है, क्योंकि सी का मतलब क्या होता है, सी मतलब समुद्र से घिरा हुआ, उसको हम सी बोलते हैं, बड़े भाई भूभाग में होता है। बट ये बड़े भूभाग में तो है नहीं। मैं आपको पहले वर्ल्ड मैप टाइप में दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखो, हम लोग कई बार बोलते हैं ना अरेबियन सी बोल देते हैं। ठीक है, हम लोग कई अरेबियन सी बोलते हैं, रेड सी बोलते हैं, मेडिटेरियन सी बोलते हैं। देखो ये समुद्र से सीमाएं लगती हैं इनकी। लेकिन अब कैस्पियन सागर का देख लो, कैस्पियन सागर ये रहा, ये जमीन से गिरा हुआ है। यहाँ पे अरल सी है, इसको भी सी बोला जाता है। फिर ब्लैक सी है, ये कहने के लिए सी है लेकिन सी नहीं है, ये झील है ना। तो ये तीनों देखो जब भी आप पढ़ो तो सी ऑफ एजोब, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और एरल, आपका एरल सी या अरल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अरल सागर, इसको आपको पढ़ के रखना है, चारों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सी ऑफ एजोब, ब्लैक सी, कैस्पियन सागर और अरल सी। ये चारों के चारों आपको सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। आज हम दो कवर करेंगे, एक तो अरल सी को भी मैं इंक्लूड करता हूँ और कैस्पियन सागर को भी इंक्लूड करूंगा। ठीक है, अब देखो उरल, ये याद रखिएगा, वोल्गा यहाँ से आती है। ठीक है, और उराल यहाँ से आती है, दो रिवर्स आके इसमें मिलती है मेनली, और एक इधर से आ जाती है, साइड से आती है। ठीक है, तो ये रिवर्स देख लिया हमने। अब कौन कौन से कंट्री के साथ इसका बॉर्डर लगता है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले भी, तारीख से याद रखिएगा, अगर नहीं याद हो तो तारीख याद रखिए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो टी से आपका हो जाता है तुर्कमेनिस्तान, ए से हो जाता है आपका अजरबैजान, है ना, आर से हो जाता है रसिया, आई से हो जाता है ईरान, और के से हो जाता है कजाकिस्तान। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो एक सीक्वेंस से भी याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे देखो लो आप, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बाद ईरान, ईरान के बाद अजरबैजान, अजरबैजान के बाद रसिया। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बात करें अरल सी की, तो अरल सी से कौन कौन सा बॉर्डर लगता है, तो याद रखिए दो ही लगता है, एक तो कजाकिस्तान का, एक उज्बेकिस्तान का। तो इसको आप कू के नाम से याद रख सकते हो या यूके के नाम से भी याद रख सकते हो, जैसे भी आपको याद रहे।
और जनरली यूके के नाम से याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा, है ना। या तो आप कुआं कह लो इसको, KUA, कि कुआं का मतलब क्या हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अरलसी। तो ऐसे आपको याद रहेगा कुआं के नाम से। तो कुआं मतलब ये सिकुड़ भी गया है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। इसको आप कुआं के नाम से याद रख सकते हो, है ना। कैस्पियन तारीख या तारीख कैस्पियन, ऐसे इसको आप नाम को याद रख सकते हो, कैस्पियन सागर वाले को। और अरल सी वाले को याद रखिए कुआं के नाम से, ठीक है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। याद रखेंगे। मैं देखो वोल्गा मैंने बता दी, यूराल रिवर बता दिया है, सारे रिवर्स हमने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से बॉर्डर लगता है वो भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। हमने RLC भी देख लिया, दो से बॉर्डर लगता है। अच्छा, इसमें जो रिवर्स आती है याद रखिएगा, अमू दर्या एक रिवर आती है इसमें मिलती है, और श्री दर्या। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए कौन कौन सी रिवर आके इसमें मिलती है, ये भी याद रखिएगा आप। एक तो श्री दर्या मिलती है, एक अमू दर्या मिलती है, तो दो रिवर्स आके मिलती है, एक नीचे से आके मिलता है, एक इधर से मिलता है, ठीक है। ये पहले पूरा जितना व्हाइट वाला ये आपको पैच दिख रहा है ना, ये लाइन दिख रही है, ये पूरा इतना भरा हुआ था, बट अब धीरे 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 क्या हुआ है, टाइम के साथ साथ ये घटता चला गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1960 में देखोगे तो ये पूरा भरा हुआ था। 1960 के बाद थोड़ा 73 में कम हुआ और कम हुआ, सूखता सूखते सूखते देखो 2014 में ये बेचारा इतना सा बचा हुआ है। यूपीएससी इस पे 2015-16 में क्वेश्चन भी पूछ चुका है, ठीक है। तो ये याद रखिए एग्जाम पॉइंट से आपके लिए क्या है, रिलेवेंट हो जाता है ना। आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं दोस्तों संजय मल्होत्रा, 56 साल के हैं, ठीक है। तो 6 साल के लगभग रहेंगे ये आरबीआई गवर्नर। अब थोड़ी इनकी चर्चा भी कर लेते हैं। ये 26वें नंबर के आपके गवर्नर है। इसके पहले के गवर्नर कौन थे, शक्तिकांत दास, आपने नाम सुना होगा, है ना। ये थोड़ा याद रखिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट, शक्तिकांत दास बोलते थे। वो आपके 25वें आरबीआई गवर्नर थे, अभी ये है। आप जब नोट देखोगे ना, 1 रुपए का नोट छोड़ के आप देखो, 1 रुपए का नोट क्योंकि भारत का वाणिज्यिक विभाग छापता है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। बट उसके अलावा जितने भी नोट देखोगे तो आप नीचे देखोगे क्या है, एक नाम लिखा होता है। तो आप देखेंगे वो गवर्नर का ही हमेशा नाम रहेगा, या तो आपको रघुराम राजन का मिल जाएगा, या उर्जित पटेल का मिल जाएगा, शक्तिकांत दास का मिलेगा, यही नाम छापे रहते हैं। अब आपको जो मिलेगा नाम, संजय मल्होत्रा के नाम से छपा हुआ मिलेगा नोट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट भी हो जाता है ना। कई बार देखोगे अगर आपके पास कोई भी नोट पड़ा देखिएगा, उस पे या तो रघुराम राजन लिखा होगा, या तो उर्जित पटेल लिखा होगा, है ना। रघुराम राजन को हट गया होगा अब तो नोट सारे, उर्जित पटेल के नाम वाला होगा, क्योंकि उन्हीं के टाइम पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो उर्जित पटेल का लिखा हुआ मिल जाएगा। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन तो नहीं रहे, मतलब नहीं रहे, मतलब उनके पहले थे, ठीक है। तो उर्जित पटेल का मिलेगा आपको, शक्तिकांत दास का मिलेगा, और आने वाले समय में इनका भी मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट पे देखो किनका नाम लिखा होता है, आरबीआई गवर्नर साइन करके देता है कि मैं धारक को फला 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 इतने रुपए देने का, अदा करने का वचन देता हूँ। तो वचन देते हैं ये लोग कि हम पैसे देंगे। अगर आप 500 रुपए का नोट देखोगे, तो अगर उसको मार्केट में कागज के हिसाब से बेचोगे तो 500 रुपए की वैल्यू आपको शायद 3 से 4 रुपए, समझ, शायद 3 रुपए में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 रुपया का भी वो कागज नहीं होगा, है ना। 500 रुपए नोट की कागज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया है आपसे कि मैं आपको 500 रुपए दूंगा इस कागज के बदले, है ना। अगर आप किसी को 500 का नोट देते हो, कहते हो भैया चेंज दे दो, तो क्या करता है, 100 के आपको 5 नोट देता है। सिक्के कहोगे तो 500 सिक्के देगा आपको। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 500 रुपए देने का वचन करता हूँ इस कागज के टुकड़े के वैल्यू के एवज में, है ना। अगर ऐसा रहता कि मैं एक कागज का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, मैं इसको मार्केट में कहूँ भैया 500 लिख के उस पर कह दूँ कि 500 का चेंज दो, आपको अगर नकली है, क्यों? क्योंकि इन्होंने वचन दिया, उस कागज पे लिखा हुआ है। अगर आप नोट निकाल के देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मैं धारक को, ठीक है, फला 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 इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। तो प्लीज पढ़िएगा। अब आरबीआई की बात हो रही तो देखिए आरबीआई की चर्चा कर लेते हैं। तो आरबीआई एक 1934 में बना था, अंग्रेजों के टाइम बना था, ठीक है। और 1 अप्रैल 1935 से ये बेसिकली फंक्शनिंग हो गया था। पहले शुरू में इसका हेडक्वार्टर जो था दोस्तों कोलकाता था, लेकिन 1937 में क्या हुआ, इसका शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया था, मुंबई। तब से ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई ही है, ठीक है। तो एक मौद्रिक नीति भी अपनाते हैं ये लोग, हर 2 महीने पे मिलते हैं, 3 महीने पे मिलते रहते हैं, जिसमें आ, जो इन्फ्लेशन है उसको +-2 रखने की कोशिश करते हैं। +-2 का मतलब क्या है, 4+2-2 मतलब मैक्सिमम आपका जो इन्फ्लेशन जाएगा 6 तक जाएगा, मिनिमम जाएगा इन्फ्लेशन 2 तक। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, ठीक है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, तब से ये इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया है, ठीक है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है आरबीआई, ठीक है। अच्छा, इसकी एक धारा 7 की चर्चा बहुत होती है। मैं धारा 7 भी एक तो थोड़ा सा समझा देता हूँ। धारा 7 में क्या लिखा गया है, धारा 7 में ये लिखा गया दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से बेसिकली सुझाव मांग सकता है कि हम अपने देश में बेसिकली
चीज़ों को ग्रो करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट भी कर सकता है। तो कई बार इसका मिसयूज़ बहुत होता है। तो इसमें कई सब पार्ट है 7A है, 7 है, 7(2) है, राइट? तो कई बार आपसे अगर पूछे धारा 7 है, बेसिकली धारा 7 में इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अधिकार है कि आरबीआई से कह सकता है कि भैया तुम ये चीज़ ऐसे करो, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो इसकी भी चर्चा कई बार होती है, तो याद रखिए एग्ज़ाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है? यूनेप के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसको मिला याद रखिएगा, माधव गाडगिल को मिला है। ये आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं। कुछ जो करंट अफेयर रह गए वो हम कल के लेक्चर में और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आपके लिए भी थोड़ा दिक्कत रहता है। ठीक है, कि बहुत सारे लंबा हो जा रहा है वीडियो। तो आज के वीडियो बस इतने रखते हैं, है ना? लगभग ये 25 मिनट के आसपास हो गया, तो कल भी लगभग इतने के आसपास होगा। तो कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और जो करंट अफेयर रह गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।